हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। वो अधीरा के कांपते ओठों के करीब आकर उसे छूने ही वाला था कि तभी बिजली कड़की और दोनों ही जैसे होश में आ गए। अधीरा ने उसे झटके से धक्का दिया और उसे डरी घबराई आंखों से देखते हुए अपने लहंगे को पकड़ वहाँ से भाग गई। अधीर भी ये समझ नहीं पाया था कि अभी कुछ देर पहले वो क्या करने जा रहा था। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या था ये? कैसे मैं उसके इतने करीब आ रहा था? आखिर क्यों? कैसे आज मैं खुद को कंट्रोल भूल गया? क्या हो गया था मुझे? क्यों तुम्हारे दर्द में मैं इतना खो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा था। मैं कैसे कमज़ोर हो गया तुम्हारे सामने। कैसा एहसास था ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को भीगते हुए बारिश में फैला दिया। आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया भीगने के लिए बरसात में। मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, नहीं पसंद है मुझे ये बूंदें, इनसे जुड़े कोई भी एहसास। पर आज मैं नहीं जानता कैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुम क्या हो अधीरा? ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को ऊपर आसमान से आ रही बरसात की तरफ कर दिया, जो इस वक्त आकर उसके चेहरे को भिगा रही थी। उधर अधीरा अपने कमरे में आई और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर उसे पीठ लगा आंखें बंद कर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर अधीर की छुअन महसूस हो रही थी। वो खुद में ही सिमट रही थी। उसने नज़र उठा के जब सामने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब ही रंग था। वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर ये क्या है। कैसे आज वो अधीर से वो बात भूल गई जो उसने अपनी दीदी से भी नहीं कहा था। कैसे वो अधीर का सहारा पाकर उस पर भरोसा कर गई, उससे सब कह गई। क्यों आखिर वो इस तरह अधीर के नज़दीक आने से खो गई। रोक नहीं पाई खुद को। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ये बस तेरी सोच है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे सोचा जाए। शांत हो जाओ तुम अधीरा, बस, और कुछ नहीं। और ये सब भूल जाओ। ये बोल वो अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज कर बाहर निकली और भीगे बालों को खड़ी होकर खिड़की के पास आ झटकने लगी। उसकी नज़र जब खिड़की के बाहर गई तो देखा अधीर अपने कमरे में बैठा था। लालटेन जल रही थी और वो किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर। यह देखकर उसने खिड़की बंद कर दी और फिर रूम में रखी अंगीठी के पास आकर शॉल ओढ़ के बैठ गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए अंगीठी के आग के पास कर दिया और अपने मन में बोली, इस वक्त किससे बात कर रहे हैं ये खरुश सिंह ठाकुर? मुझे क्या पता, कर रहे होंगे किसी से बात, मुझे क्या लेना देना। वैसे भी तो खरुश सिंह ठाकुर का कोई पता नहीं, इनके दिमाग में कब क्या चलता है, पता नहीं कब क्या करे, कौन जानता है ये बोलते हुए उसने अपने गर्म हाथ अपने गालों पर लगाए। कुछ देर में वो लेटने आ गई। जब लेटने को हुई तो उसके मन में न जाने क्या आया कि वो गई और अधीर की तरफ खुलने वाली खिड़की को वापस खोल दिया। उसने देखा अधीर सो चुका था। अधीरा ने उसे कुछ देर देखी और फिर आकर लेट गई। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त। अधीरा आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज उसे फाइल लेना था क्योंकि उसके सर 2 दिन बाद एक सेमिनार की वजह से यूएस जा रहे थे। अधीरा बैठी वो उसे कंप्लीट कर रही थी। सब हो गया था, बस उस पर नाम लिखकर जाकर कॉलेज में जमा करना था। पर वक्त कम था इसलिए वो जल्दी ही घर से निकल रही थी क्योंकि कॉलेज भी काफ़ी दूर था, रास्ता भी ठीक नहीं था। वो जल्दी से सब कर अपनी सारी फाइल अपने बैग में रख नीचे आई। सामने ही उसे पूजा घर में सुरभि जी और बाकी सब मिल गए। बड़े ठाकुर ने उसे देखकर कहा, कहाँ चली ये हमारी शेरनी सुबह सुबह, वो भी बिना हमसे मिले। इस पर अधीरा ने उन्हें देख मुस्कुरा के कहा, बड़े पापा, आज हमें हमारे फाइल जमा करने जाना है, नहीं तो हमारे प्रोफेसर साहब 2 दिन में चले जाएंगे यूएस। आज शाम ही वो मुंबई जाएंगे, किसी काम से जा रहे हैं।
तो हम बस ये उन्हें देखकर वापस आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना और साथ में बड़ी माँ का भी। और ये सब कहते हुए वो सालू की तरफ मुड़ी और उससे बोली, आप दीदी का ख्याल रखना, तब तक मैं आ जाऊंगी। लापरवाही मत करना, चलो मैं चलती हूँ। ये बोल वो जाने लगी तो सामने से आ रहे अधीर से टकरा गई और जैसे गिरने को हुई तो अधीर ने उसे पकड़ लिया। अधीरा की नज़रें अधीर पर गई तो वो फिर से घबरा गई। अधीर फिर एक बार अधीरा की आंखों में खो रहा था। उन दोनों को ऐसे खड़ा देख सालू ने कहा, अरे अधीरा दीदी, ठीक हो ना? आप चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज़ से दोनों का ही ध्यान टूट गया। अधीरा खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, चलती हूँ मैं। ये बोल वो चली गई। अधीर भी सुरभि जी के पास आ गया। सुरभि जी को देखते हुए उसने कहा, माँ मुझे कुछ काम है तो मैं आज शाम मुंबई जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा 2 दिन बाद। यहाँ एक नई कंपनी ओपन कर रहा हूँ तो उसके कुछ पेपर्स हैं जो वहाँ हैं, तो सब ठीक रहा तो 2 दिन में आ जाऊँगा। आप प्लीज़ किसी से कहकर मेरा सामान एयरपोर्ट भेज देना, मैं सीधा ऑफिस से ही चला जाऊँगा। सुरभि जी ने उसे देखकर कहा, नाश्ता तो करोगे ना बेटा, हमारे साथ चलो, पहले नाश्ता करो। ये बोल वो उसे अपने साथ खाने की टेबल के पास ले आई और उसे बैठा के खुद उसके लिए नाश्ता निकाला। अधीर उन्हें बिना कुछ कहे खाने लगा। वो भी नाश्ता कर चला गया। दोपहर का समय 3 बजे जब अधीरा घर आई तो उसका मुंह लटका हुआ था। तभी सालू ने आकर कहा, और दीदी कैसा रहा? सब आपने दे दिया? आपने वो जो आपको देना क्या कहते हैं एफ उसे? उसके ये कहने पर अधीरा ने रोनी सी आवाज़ में कहा, फाइल। ये बोल वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये सुरभि जी और अवनी ने भी देख लिया था। वो दोनों उसके पास आई और सुरभि जी ने सालू से पूछा, इसे क्या हुआ? ऐसे रोते हुए क्यों आ रही है? ये तो खुश होकर गई थी, पर आई है तो रोते हुए। इस पर सालू ने उधर देखते हुए कहा, जिस तरफ अधीरा गई थी। मुझे नहीं पता बड़ी ठकुराइन, मैंने तो पूछा दे आई आप तो बस रोने लगी। अच्छा तुम जाओ, उसके लिए पानी ले आओ, हम देखते हैं। ये बोल वो अधीरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। सालू किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसे श्वेता अपने कमरे से उठ के बाहर आते हुए दिख गई। उसने सालू से पूछा, लाडो आ गई क्या सालू? इस पर उसने कहा, हाँ छोटी भाभी, दी आ भी गई और रोई जा रही हैं। बड़ी ठुकराइन और बड़ी भाभी गए हैं उनके पास। उसके ये कहने पर श्वेता ने घबरा के बोली, क्या वो रो रही है? क्यों, क्या हुआ लाडो को? मैं देखती हूँ। ये बोलते हुए वो भी अधीरा के कमरे में चली गई। जब सुरभि जी अवनी के साथ वहाँ पहुँची तो अधीरा बिस्तर पर तकिए में मुँह छिपा के रोई जा रही थी। ये देखकर सुरभि जी ने उससे कहा, अरे आज हमारी सैनी रो कैसे रही? क्या हुआ बताओ? ये कहते हुए वो उसके पास आकर उसके बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। अधीरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस तकिए में मुँह छुपाए रोई जा रही थी। तभी श्वेता भी वहाँ आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हो गया लाडो, क्यों रो रही है? क्या हुआ लाडो, बोलो। उसे वहाँ देख अधीरा ने उठ के बैठते हुए सुबह कर कहा, मेरी फाइल्स नहीं जमा हुई, सर चले गए थे। अब वो जब तक आएंगे तब तक मेरी सबमिशन की डेट भी चली जाएगी। ये सुनते ही पानी ला रही सालों ने कहा, बताओ, हमें लगा पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई। इस पर अधीरा ने उसे रोते हुए ही घूर के खा जाने वाली नजरों से देखा। सुरभि जी ने सालों को आंखें दिखाई तो वो शांत हो गई बेचारी। सुरभि जी ने अधीरा को पानी देते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, आप शांत हो जाएं, हम कुछ करते हैं। उनकी बात पर अधीरा ने सुबकते हुए बच्चों की तरह कहा, पर मेरी मेहनत तो गई ना पानी में। अब मैं इस साल कैसे कुछ करूँगी? फिर मुझे साल भर इंतज़ार करना होगा। इस पर फिर से सालू बोली, अरे कैसे मेहनत बेकार होगी? आपने ही तो कहा था ना कि आपका टीचर मुंबई जाएगा, फिर वहाँ से कहीं और, तो आप भी चली जाओ मुंबई और देकर चली आओ। इसमें इतना क्या सोचना, दीदी भी ना हद करती हैं। उसके कहने पर अधीरा ने उसे बच्चों की तरह कहा, उसे प्रोफेसर कहते हैं ना कि टीचर।
और मैं मुंबई कैसे जा सकती हूँ? मैं तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गई, बस महल से कॉलेज और कॉलेज से घर। उसके ये कहते ही सुरभि जी ने कहा, अरे तुम नहीं गई तो इस बार चली जाओ और उठो, जल्दी से तैयार होकर बैग पैक करो। उसके ये कहते ही सब उन्हें ही देखने लगे तो श्वेता ने उनसे कहा, पर माँ ये कैसे जाएगी? आप सोचो तो, किसके साथ जाएगी? अकेले अमर जी खाली नहीं है तो ये किसके साथ जाएगी? ये अधीर के साथ जाएगी। वैसे भी वो काम के सिलसिले में जा ही रहा है मुंबई, तो आपको भी साथ ले जाकर काम करा देगा आपका। तो आप बैग पैक करें जल्दी से, मैं उससे बात करती हूँ। सुरभि जी के कहने पर अधीरा ने कहा, पर वो नहीं माने मुझे साथ ले जाने को तो। बड़ी माँ क्या होगा, तुम अपना बैग पैक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अभी 1.5 घंटे में आपको एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ये बोल उन्होंने सालों को अपना फ़ोन लाने को कहा। सालों भाग के गई और फ़ोन ले आई। श्वेता को बैठा के अवनी अधीरा का बैग पैक कराने में मदद करने लगी। जब तक बैग पैक हुआ तब तक सुरभि जी ने अधीर से बात कर लिया था और उसे मना भी लिया था। ये जानकर सब बहुत खुश थे कि अधीर मान गया। सुरभि जी ने अधीर को फ़ोन कर मना लिया था कि वो अधीरा को अपने साथ ले जाए और उसका काम भी करा दे। अधीर ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात मानी थी। अधीरा ने अपना सारा सामान पैक किया और श्वेता की तरफ देखकर बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद वो सुरभि जी के पास आई और उनसे बोली, बड़ी माँ आप भी ध्यान रखना अपना, और बड़े पापा से बोल देना कि आपके साथ रहें यहीं। ये बोल वो उनके गले लगी। इसके बाद अम्मी से मिलके सबके साथ नीचे आई। देखा तो सब वही थे। अधीरा को सामान के साथ आता देखकर बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अधीरा? वो कुछ बोल पाती कि सुरभि जी ने कहा, वो ये उदयपुर जा रही है, इसके सर वहाँ चले गए हैं, 2 दिन बाद मुंबई चले जाएंगे। तो ये जाकर अपनी फ़ाइल उन्हें दे देगी और इसकी दोस्त वहीं रहती है, तो अपनी दोस्त के यहाँ रहकर घूमकर 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। उनके ऐसे झूठ बोलने पर अधीरा के साथ बाकी सब भी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे, पर इन सब ने कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा जाओ, पर संभाल के जाना और कोई ज़रूरत हो तो बता देना। चलो बाहर गाड़ी तक छोड़ दे आपको। अधीर भी तो जा रहा है, उसके साथ ही चली गई होती। उनके ये कहने पर सुरभि जी ने कहा, अरे वो तो निकल गया, अब ये कहाँ उसके साथ जाती। ये बोल वो अधीरा का हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाने लगी। बाकी सब भी उनके पीछे आ रहे थे। ये देख सुरभि जी ने अधीरा से धीरे से कहा, तुम ये सोच रही हो ना कि मैंने झूठ क्यों बोला? तो वो जो पीछे थी ना भवानी जी, उन्हें पता चला कि आप अधीर के साथ जा रही हैं तो समझ जाओ क्या होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो अब थोड़ा बच के बाकी मैं संभाल लूँगी, तुम अपना काम करना। ये कहते हुए वो उसे कार के पास ले आई। अधीरा उनकी बात समझ गई थी। उसने सबसे विदा लिया और कार में बैठ के चली गई। सुरभि जी खड़ी उसकी कार को जाते हुए देख रही थी और बहुत खुश भी थी। तभी पीछे से ठाकुर साहब ने उनके कानों में धीरे से कहा, काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेती हैं आप भी, देख रहे हैं अधीरा का रंग आप पर भी चढ़ गई है। वैसे बता दे कि आपने चूहे और बिल्ली को साथ भेज दिया है, देखना क्या होगा। ये बोल वो जाने लगे और सुरभि जी आंखें बड़ी कर पीछे मुड़ के उन्हें महल में जाता देख रही थी। उसके बाद वो भी हंसते हुए अंदर आ गई। इधर एयरपोर्ट पर अधीरा का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे महल की गाड़ी आते हुए दिखी। वीर उसके साथ खड़ा था। वीर को उसने इशारा किया तो उसने गाड़ी रुकते ही गेट खोला और अधीरा के बाहर आने पर उससे बोला, मैम आप चले, मैं ये अंदर भिजवाता हूँ। उसकी बात सुन अधीरा अधीर की तरफ बढ़ गई। वहाँ खड़े सारे लड़के अधीरा को ताड़ रहे थे, जो देखकर अधीर को गुस्सा आ रहा था। अधीर ने जब उसे देखा तो उससे बोला, तुम इस तरह से मेरे साथ मुंबई चलोगी? मतलब तुम सच में पागल हो। बात ये थी कि अधीरा लहंगा और दुपट्टे पहने थी और जिसे देखकर अधीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था
क्योंकि उसे सब देख भी रहे थे। अधीर की बात पर अधीरा ने कहा, वो जल्दी में बदलने का समय नहीं मिला, वरना हम सूट सलवार पहन लेते। सॉरी। उसके ऐसे प्यार से बोलने पर अधीर उसके साथ अंदर जाने लगा तो उसके कानों में कुछ लड़कों की बातें गई जो अधीरा को लेकर बातें कर रहे थे। कसम से भला कि बहुत खूबसूरत थे। और भी उनका अधीरा को ऐसे देखकर बातें करना अधीर के गुस्से को बढ़ा चुका था। अधीरा ने ये बात सुनी थी पर उसने इग्नोर कर दिया। अधीर अधीरा के साथ अंदर आया और उसे बैठा के वो वॉशरूम की तरफ चला गया और जाते वक्त वीर को इशारा कर गया। वीर उन लड़कों के पास गया और उन्हें लेकर दूसरी तरफ वॉशरूम के पास ले आया। अधीरा बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी वो लड़के उसके पास आए और हाथ नीचे किए बैठ गए। ये देखकर अधीरा घबरा के पीछे की तरफ हो गई थोड़ा और उनसे बोली, क्या है? और भाई साहब, ये आप लोगों के चेहरे को क्या हुआ? उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बहुत अच्छे से किसी ने धोया था। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम वह हैं जिसने आप पर कमेंट्स किया था, माफ़ कर दे हमें। आज के बाद हम किसी लड़की पर कमेंट्स नहीं करेंगे, सच्ची, अपनी माँ की कसम खाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये देखकर वो बोली, तो ऐसा काम करते ही क्यों हो? आप भैया जी की माफ़ी मांगे। चलिए अच्छा जाएं। ये बोलने पर वो लोग चले गए कराते हुए। उनके जाने के बाद अधीर आकर उसके पास बैठ गया। अधीरा ने उसे घूर के देखते हुए उससे कहा, शर्म करे, अरे एक लड़की को आपके सामने कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे और आप ही की सुन के इग्नोर कर दिया। पर कोई था जिसने इग्नोर नहीं किया बल्कि उन्हें अच्छे से सबक सिखाया। क्या बंदा होगा वो, सच में कमाल। इधर होता तो मैं ज़रूर उसको थैंक यू कहती। मैं फालतू के काम नहीं करता और अब चले या यहीं बैठ के उस आदमी की बड़ाई करनी है। ये बोल वो उठ के आगे आगे जाने लगा। उसे देख अधीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस सिंह ठाकुर, कभी प्यार से बात नहीं करोगे? करेला सिंह ठाकुर, मिर्ची सिंह ठाकुर हूँ, नहीं तो। ये बोलते हुए वो उसे जेब निकाल कर छुड़ाते हुए उसके पीछे चल दी। जब वो प्लेन के पास पहुंची तो उसने देखा कुछ लोग खड़े थे और उनके साथ वीर भी खड़ा था। उसने ये देखकर अधीर से पूछा, ठाकुर साहब, ये सब कौन है? और ये तो मुझे पर्सनल प्लेन लग रहा है, किसका है ये? उसकी बात पर अधीर ने उसकी तरफ पलट के उसे देखते हुए बोला, ये मेरा प्लेन, मेरा खुद का पर्सनल प्लेन है और ये मेरे गार्ड्स हैं। और कुछ पूछना है आपको अधीरा, या हम चले? ये देख उसने घबराते हुए और बड़े प्यार से पूछा, हाँ एक और सवाल था। अधीर ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, पूछो। वो मैं पूछना चाहती थी कि आप इतने अमीर हैं, नहीं मतलब आपने अपने पिता की प्रॉपर्टी छोड़ दी, उनसे कुछ मांगते नहीं तो ये सब, और आपको गार्ड्स की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपको तो दुश्मन भी मारने आएगा तो आपके गुस्से से डर के भाग जाएगा। बस आप एक बार उसे घूर के देख लेना। वो ये कहते हुए रुक गई क्योंकि अधीर इस वक्त सच में उसे घूर के ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले गया और प्लेन के अंदर जाकर बैठ गया। जब देखो गुस्से में, पता नहीं आगे क्या होगा। हे भगवान, बचा लेना इस रुद्रदेव से। ये बोल वो भी प्लेन में आकर बैठ गई। दोनों निकल गए एक अनजान सफ़र पर। किसी को नहीं पता था ये सफ़र कैसा होने वाला है। अधीरा के जाने के बाद जब रात में अमर महल आया तो वो सीधा अपने कमरे में गया। वहाँ पहले से ही अवनी, सालू और श्वेता साथ बैठे बात कर रहे थे। उसने अंदर आते हुए कहा, श्वेता कैसा गया लाडो का प्रोजेक्ट? दे दिया उसने? इस पर श्वेता ने उसे देखते हुए कहा, अरे कहाँ, उसके सर चले गए थे, अब वो देवर जी के साथ मुंबई गई है, वहीं उन्हें देगी और वापस आ जाएगी। ये सुनते ही अमर ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब शेर और हिन्नी एक साथ हैं? बाप रे, क्या होगा? अब मुझे तो सोचकर डर लग रहा है, कहीं अधीर उसकी हरकतों से तंग आकर उस पर गुस्सा ना कर दे। अब तो देवी माँ ही उसकी रक्षा करे। अरे अभी तक तो चूहे बिल्ली की लाइट शुरू भी हो गई होगी। हाय, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ? काश होती तो लाडो की सारी हरकतें देखती। ये बोल अवनी हंस दी और उसके साथ सब हंस दे। और यहाँ रात के वक्त सब 9 बजे दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बारिश हो रही थी।
मुंबई में ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अधीरा ने खुद को शॉल में लपेट रखा था। अधीर को लेने आए गाड़ियाँ उसके सामने आकर रुकी। इस वक्त बरसात की वजह से एयरपोर्ट पर और भीड़ हो गई थी। अधीर ने अधीरा से कहा, चलो। ये बोल वो आगे बढ़ गया और अधीरा उसके पीछे चल दी। उसके पहले ही उसके एक आदमी ने छतरी खोली और अधीर पर कर दी। अधीर ने उसे इशारा किया कि वो अधीरा को प्रोटेक्ट करे। ये इशारा देख उसने छतरी अधीरा पर कर दी। ये देख कि अधीर बिना छतरी के गाड़ी की तरफ बढ़ गया है, तो अधीरा ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया ये छतरी हमें दे और आप काले वाले भैया के साथ या करेला सिंह भी गए ना, इस मौसम में तो बीमार पड़ जाएंगे, तब क्या करोगे, चलो। और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ एक छतरी में उसके साथ आकर गाड़ी में बैठी। अधीर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वैसे देख तो वहाँ अधीर को लेने आए उसके आदमी भी देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले अधीर ने किसी के लिए ये सब किया नहीं था। वो दोनों जैसे अंदर बैठे वैसे ही अधीर के सारे गार्ड्स आकर अंदर बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी सपनों के शहर मुंबई की सड़कों पर। अधीरा गाड़ी से बाहर देख रही थी। मुंबई की बरसात में गीली होती सड़कें, ट्रैफिक और भी बहुत कुछ। उसके लिए सब बहुत नया था। आज पहली बार वो अपने शहर के बाहर आई थी। अधीर बहुत गौर से अधीरा को देख रहा था। अधीरा अधीर के साथ एयरपोर्ट से उसके घर के लिए निकल गई थी। गाड़ी जब आकर एक बड़े से बंगले के बड़े से लोहे के गेट के पास रुकी तो गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी गार्डन से होते हुए बंगले के दरवाजे पर आकर रुक गई। अधीरा की तरफ का दरवाज़ा एक नौकर ने खोला और दूसरी तरफ से आकर अधीर का दरवाज़ा दूसरे नौकर ने खोला। अधीर बाहर आया और अधीरा के पास आकर बोला, चलो अंदर चले। ये बोल वो उसे लेकर अंदर बड़े से हॉल में आ गया। नौकरों ने जब अधीर के साथ अधीरा को देखा तो सभी हैरान थे। एक तो अधीरा के ऐसे कपड़ों में देखकर जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, उस पर एक लड़की का अधीर के घर इतनी रात में आना, ये दोनों ही बात उन सबको हैरान कर रही थी। इधर अधीरा ने हॉल में खड़े अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए मन में कहा, बताओ, इतना बड़ा महल है इनका, इतना बड़ा बंगला है यहाँ पर, लेकिन दिल एक इंच का भी नहीं है। शराफत की तो उम्मीद छोड़ दो, शांति का तो नामो निशान नहीं है, और बाकी बचा गुस्सा, वो तो इनकी जन्मों की दोस्त है। वाह रे ऊपर वाले, क्या कमाल की चीज़ बनाई है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अधीर ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अधीरा, इनके साथ जाओ, ये आपको आपका कमरा दिखा देंगी और कोई ज़रूरत हो तो मांग लेना इन सब से। ये बोल वो जाने लगा तो अधीरा ने उससे बोला, एक बात पूछूं? अधीर ने रुक के पीछे मुड़ के कहा, हाँ पूछो। अधीरा उसके पास जाकर धीरे से पूछी, ये आपका ही घर है क्या? उसके ये पूछने पर अधीर उसे घूर के मुंह बनाकर देख रहा था। उसे देखते हुए अधीरा घबरा के हंसते हुए बोली, नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही थी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोल वो वहाँ खड़ी एक औरत के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। अधीर जाती हुई अधीरा को देखकर बोला, कहाँ फंसा दिया आपने माँ, पता नहीं ये 2 दिन इसके साथ कैसे होने वाले हैं। ये बोल वो भी अपने कमरे में चला गया। वो औरत अधीरा को उसके कमरे में छोड़ के जाने लगी तो अधीरा ने उससे कहा, सुने, कुछ खाने को मिलेगा? अरे मैम, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाने का इंतज़ाम कराती हूँ, फिर आपको और सर को बुला लेती हूँ। ये बोलते हुए उसने कमरे में लगा हीटर चालू किया और चली गई। उसके जाते ही अधीरा ने दरवाज़ा बंद किया और श्वेता को कॉल कर दिया, पर श्वेता ने फ़ोन नहीं उठाया। अधीरा ने सोचा शायद वो कहीं बिजी हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। वो अपने बैग से कपड़े निकाल के वॉशरूम में चली गई। वो चेंज कर बाहर आई और अपने बारिश से कुछ गीले हो चुके बालों को खोल दिया। उसने अपना दुपट्टा लेकर और शॉल ओढ़ के फ़ोन लेकर नीचे आई। उसने देखा नौकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे। अधीर अभी तक अपने कमरे में था। अधीरा नीचे आकर घर को देखने लगी। उसने देखा हॉल की सारी खिड़कियां बंद थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं भला। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है,
वो पूरे घर की खिड़कियों को ऐसे बंद कर रखा है जैसे पता नहीं कौन सा चोर या भूत इनके घर में घुस जाएगा और सब चुरा के ले जाएगा। अरे एक तो गार्ड्स इतने तगड़े रखे हैं कि कोई भी आएगा बेचारा सीधा भगवान जी के पास चला जाएगा। दूसरा, अगर आ भी गया तो इतने बड़े घर का सामान समेटने में ही उसे पूरी रात बीत जानी है, तो कोई पागल ही चोर होगा। पर खैर, चोर तो तब भी ठीक होता, पर ये खड़ूस ठाकुर, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। ये बोल वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा अधीर खड़ा उसे देखे जा रहा था। ये देख अधीरा ने आंखों को फैला के अपने दांतों से नाखूनों को चबाते हुए बड़बड़ाई। इन्होंने फिर से सुन लिया, बाप रे, ना जाने अब ये खड़ूस ठाकुर क्या करेगा। हे भगवान बचा लेना। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम बचपन से ही खुद से ऐसी ही बात करती हो या अभी अभी नया पागलपन शुरू किया है? चलो खाना खा लो, बड़ बोल कहेगी। ये बोल वो आगे चल दिया। अधीरा चैन की सांस लेते हुए उसके पीछे चली गई। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे। अधीर के सामने लाकर नौकर ने खाने की प्लेट सर्व की। अधीरा के सामने भी खाने की प्लेट थी। अधीरा की नज़र जब प्लेट पर गई तो वो बैठी रही, पर अधीर ने खाना शुरू किया। अधीरा वैसे ही बैठी थी। उसे वैसे बैठा देखकर अधीर ने कहा, आपको यहाँ श्वेता भाभी अपने हाथ से खिलाने नहीं आने वाली, जो ऐसे बैठी हैं। बड़ों की तरह अपने हाथ से खाना पड़ेगा आपको, मिस बड़बोल। इस बात पर अधीरा ने उससे मुंह बना के कहा, आपके लिए बता दूं, मैं बच्ची नहीं हूँ जो दीदी हमें अपने हाथ से खिलाए। मैं अपने हाथ से खाती हूँ तो किस चीज़ का वेट कर रही हैं? वो तो मैं खाना आने का वेट कर रही थी। ये बोल वो इधर उधर देखने लगी। अधीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, सामने जो है वो खाना है, उसे खाया जाता है मिस बड़बोल से बेवकूफ़ भी। इस पर अधीरा ने प्लेट को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या ये खाना है? ठाकुर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मतलब ये उबली हुई सब्जियाँ, ये गाजर ककड़ी, ये खाना है? आप सच में पागल हैं क्या? मतलब कैसे आप मेरे साथ ये मजाक कर सकते हैं? मैं ये सब नहीं खाती। अधीर ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यही खाता हूँ, इसलिए यहाँ यही बनता है यहाँ पर। देखिए ठाकुर साहब, मैं ये सब नहीं खा सकती, मुझे खाना चाहिए, मैं नहीं खा पाऊँगी ये सब। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी और वहाँ खड़े सारे नौकर को देखते हुए बोली, प्लीज़ आप सब कुछ ढंग का खाना बना दे। आप कुछ भी ढंग का जिसे खाना कहते हैं ऐसा कुछ बना दें। एक काम करें, आप पूरी और आलू कुछ तो बना लाएं, हम खा लेंगे। उसके कहने पर अधीर ने उन्हें इशारा किया तो वो सब चले गए। उन्हें जाता देखकर अधीरा ने रोनी सूरत बना के कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही। पर सब जा चुके थे। वो वापस से टिक के वहीं बैठ गई। अधीर ये देख के मन मन मुस्कुरा रहा था। वो खाया जा रहा था और तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज़ आई। उसने सर उठा के देखा तो अधीरा रो रही थी और सुबक रही थी। ये देख उसने परेशान होते हुए कहा, अधीरा आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाओ। उसने उसे डांट दिया। उसके ऐसे डांटते ही, आप ये बोलते ही अधीरा जोर से रो पड़ी। उसे ऐसे रोता देखकर अधीर घबरा गया। अधीरा के रोने की आवाज़ सुन सारे नौकर वहाँ आ गए थे। अधीर उसे देखते हुए बोला, अधीरा क्या हुआ बताओ तो। अच्छा शांत हो जाओ, अच्छा आप शांत हो जाओ, मैं आपको नहीं डांट रहा। अधीरा ने सुबकते हुए कहा, आप गंदे हैं, खुद तो मज़े से खा रहे हैं, पर मैं क्या करूं, पूरे दिन से भूखी हूं। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं आपकी मेहमान थी, पर आप, मैं दीदी को, बड़ी माँ को, सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। ये बोल वो नाक सिकोड़ते हुए रोई जा रही थी। अधीर ने नौकरों से कहकर खाना मंगवाया और उसे देते हुए कहा, ये देखो आपका खाना, अब शांत हो जाएं प्लीज़ और खा ले। ये देख अधीरा सुबकते हुए बच्चों की तरह से प्लेट ले उसे घूर के देखते हुए पूरी तोड़ के खाने लगी। वो सुबकते जा रही थी और खाए जा रही थी, पर आज अधीर के नौकर कुछ ज़्यादा ही हैरान थे, क्योंकि अधीर कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करता था। उन सब के लिए ये पहली बार था जब अधीर किसी लड़की के लिए केयर कर रहा था।
अधीरा शांत हो चुकी थी और शांति से खाना खा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा, पर उसके हाथ साफ नहीं थे। वो फ़ोन जैसे उठाने वाली थी, अधीर ने उससे कहा, रुको मैं उठाता हूँ। ये बोल उसने फ़ोन उठा के स्पीकर पर कर उसके सामने रख दिया। अधीरा ने कहा, दीदी कैसे हो आप? उधर से श्वेता ने कहा, हम ठीक है लाडो, आप ठीक हो ना? खाना खाया? हाँ दीदी हम ठीक हैं। और आपने अपनी दवाई ली? बड़ी माँ और अवनी दीदी ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखना। जीजू कैसे हैं? कहाँ हैं वो? ये बोलते हुए अधीरा खाए जा रही थी। तभी अमर ने कहा, अरे हम तो ठीक हैं, पर आप बताओ कैसा चल रहा है उस खरुश ठाकुर के साथ? ये सुनते ही अधीरा का खाता हुआ मुँह रुक गया और आंखें बड़ी कर वो अधीर की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, अरे जीजू कौन खरुश ठाकुर? किसकी बात कर रहे हैं आप? अधीर उसकी बात पर गुस्से में उसे देखे जा रहा था। अरे वही हमारे छोटे साहबजादे। कैसे हैं? अभी चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ या नहीं? भाई हमने तो आपकी दीदी को बोला था। देखो श्वेता, तुमने शेर और हिरनी को साथ भेज दिया है। अब देखना है कि हिरनी को शेर क्या करता है। पर आप डरना मत, हम हैं आपके साथ। अच्छा ठीक है, चलो अब आप थकी होंगी तो आप सो जाओ, हम अधीर से सुबह बात कर लेंगे। ये बोल अमर ने फ़ोन रख दिया था। अब तो अधीरा की हालत ख़राब थी। वो डरते हुए अधीर की तरफ देखी और उसे दांत दिखा देती। अधीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, फिर खुद के कदम रोक वापस से अपने कमरे में चला गया। यह देख अधीरा ने खुद से कहा, अरे कोई बात तो सोच के बोला करो। पता नहीं ये खरुश ठाकुर अब क्या करेंगे। हे भगवान जी बचा लेना। ये बोल वो भी हाथ साफ कर अपने कमरे में गई और सो गई। सुबह का वक्त। मुंबई अधीरा तैयार होकर आज सुबह ही नीचे रसोई में आ गई थी और आज खुद नाश्ता तैयार कर रही थी। नौकर डरे हुए थे क्योंकि आज से पहले कभी अधीर के घर के किचन में कोई बाहर का आदमी नहीं गया था और ये अधीर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बनाए रूल्स तोड़े, जो आज अधीरा ने तोड़ ही दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।